जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग मौलिक अधिकार के पार्ट 2 का महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कशन करेंगे, जो आपको 17वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक, रेलवे एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद में धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। देखेंगे धार्मिक प्रबंधन की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। तो आप लोग भी कमेंट में बताएंगे कि धार्मिक प्रबंधन की बात किस अनुच्छेद में दी गई है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 26 में है। और कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है तो धार्मिक प्रबंधन के लिए चल एवं अचल संपत्ति संग्रह कर सकता है। धार्मिक प्रबंधन के लिए चल और एवं अचल संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उस संपत्ति का प्रयोग धार्मिक कार्यों में होना चाहिए, गैर धार्मिक कार्यों में नहीं होना चाहिए। अगर उस संपत्ति का प्रयोग गैर धार्मिक कार्यों में होगा तो उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखेंगे अनुच्छेद 25। देखेंगे अनुच्छेद 25 में जो है, अनुच्छेद 25 में आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 27 में बोला गया है कि धर्मों के वृद्धि के लिए टैक्स से मुक्ति, यानी किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्म पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 2 नंबर सवाल है। देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से धर्म आता है। बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई। ऑप्शन ए है केवल सी, ऑप्शन बी है केवल ए बी सी, ऑप्शन सी है केवल ए, और ऑप्शन डी है सभी। तो आप लोग बताएंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन धर्म के लोग आते हैं। तो देखेंगे इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 25 के खंड 2 में हिंदू शब्द का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख आते हैं, ईसाई नहीं आते हैं। तो इसका आंसर होगा ए बी सी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है, 124वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कितना आरक्षण दिया गया है। देखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 27% और ऑप्शन डी है 49%। तो देखेंगे सर हो जाएगा ए 10%। देखेंगे 124वें संविधान संशोधन 2019 में संविधान के आर्टिकल 16 का खंड 6 जोड़ा गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में
10% आरक्षण दिया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 15 का 6 भी जोड़ा गया, जिसमें कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में नामांकन में भी 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, देखेंगे 124वें संविधान संशोधन विधेयक, अगर अधिनियम पूछेगा तो अधिनियम था 103वां। अधिनियम भी ध्यान में रखेंगे। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया, अधिनियम था 103वां और विधेयक था 124वां। आइए आज के चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे चौथा नंबर सवाल है, परोक्ष इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेसिनिया का अधिकार वर्णित करता है। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो आप लोग बताएंगे पैसिव, परोक्ष इच्छा मृत्यु अर्थात पैसिव यूथेसिनिया का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 कहता है भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि भारत में उन लोगों को, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भारत में इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित है, अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग, अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित है, जिन्हें जीने की कोई संभावना नहीं है, जिन्हें 4 डॉक्टरों के मेडिकल टीम ये घोषित कर देता है यह व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है, उन्हें पैसिव यूथेसिनिया, देखेंगे 2 होता है, एक एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो इंडिया में जो है पैसिव यूथेसिनिया का अधिकार जो है 2018 में दिया जा चुका है। देखेंगे हाल ही में एक और ऐसा मामला है जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी ऐसा निर्णय लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 21 में इसका वर्णन है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वां नंबर सवाल है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्न देश से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखेंगे ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है कनाडा। तो आप लोग बताएंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। विधि का शासन, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। देखेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट आपको लिया गया अमेरिका से। कनाडा, जहां से फेडरल सिस्टम, जिसे संघीय व्यवस्था कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था आपको कनाडा से लिया गया है, फेडरल सिस्टम। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 6ठा नंबर सवाल है, सिर्फ मौलिक अधिकार, सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर किस न्यायालय में अपील किया जा सकता है। देखेंगे ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है सत्र न्यायालय, ऑप्शन डी है लोक अदालत। देखेंगे यहां से कूट है, ए में है केवल ए, बी में है केवल ए एंड बी, ऑप्शन सी है ए बी एंड सी और ऑप्शन डी है सभी। तो आप लोग बताएंगे सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर किस न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा
ए यानी सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के सिर्फ मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, साथ ही साथ मौलिक अधिकार के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति का अन्य अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। देखेंगे वो 5 प्रकार के रीट कौन है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, देखेंगे प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो देखेंगे ये 5 प्रकार के जो है रीट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे मूल अधिकारों का अल्पीकरण, अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो आप लोग भी बताएंगे मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 13। सबसे पहले देखेंगे अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब होता है कम करना। तो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है अगर विधायिका या कार्यपालिका अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जो नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करता है, नागरिकों के अधिकार को कम करता है या संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, तो उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 के तहत उस कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार, जुडिशरी रिव्यू का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 13 में है। और यह जो है न्याय पुनर्विलोकन जो है यूएसए से लिया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 12, देखेंगे अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा। देखेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में 6 खंड है लेकिन अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार का वर्णन है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज का अगला सवाल है, देखेंगे संसद निम्न में किसका मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। संसद निम्न में किसका मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। ऑप्शन ए है सशस्त्र बल, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन सी है दूरसंचार प्रणाली और ऑप्शन डी है सभी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे संसद निम्न में किसका जो है मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सभी। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद अगर आवश्यक समझे तो सशस्त्र बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस बल, दूरसंचार प्रणाली आदि के जो है मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकारों में वर्णित विधि के समक्ष समानता निम्न देश से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है रूस। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से
और विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण रूस से लिया, सॉरी अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, रूस से मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10 नंबर सवाल है, निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध कानून यानी प्रिवेंटिव एक्ट, निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 2 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 6 माह और ऑप्शन डी है 1 माह। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 3 मंथ। देखेंगे निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून का जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 22, संविधान के आर्टिकल 22 में इसका वर्णन है और इसमें है गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। देखेंगे किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए जाते हैं तो 2 आधार पर गिरफ्तार किए जाते हैं। देखेंगे वो गिरफ्तार है करने का आधार है, एक है सामान्य दंड विधि, सामान्य दंड विधि। देखेंगे आर्टिकल 22 के तहत कहा गया किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका 2 आधार होगा, एक होगा सामान्य दंड विधि और एक होगा निवारक निरोध कानून, निरोध कानून। और देखेंगे भारत में समय समय पर कई निवारक निरोध कानून गठन किया गया। निवारक निरोध होता क्या है तो देखेंगे कहा गया है निवारक निरोध कानून वह है अगर किसी व्यक्ति के एक्टिविटी से देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की लोक व्यवस्था, देश की सांस्कृतिक व्यवस्था अगर बिगड़ने की स्थिति में पुलिस निवारक निरोध के अंतर्गत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसके तहत किसी भी व्यक्ति को प्रारंभिक अवस्था में 3 माह के लिए वो नजरबंद कर सकता है। आप देखे होंगे कई जो है निवारक निरोध कानून बना, जिसमें आप लोग मीसा का नाम सुने होंगे, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। आप लोग टाडा का नाम सुने होंगे, टाडा का नाम सुने होंगे, आप लोग कोटा का नाम सुने होंगे। ये सब जो है निवारक निरोध कानून समय समय पर सरकार के द्वारा गठन किया गया। लेकिन नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा जो है एनआईए का गठन किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन जो है 2008 में किया गया। वर्तमान में एनआईए ही काम कर रहा है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे निवारक निरोध जो कानून है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निवारक निरोध कानून जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, अर्थात केंद्र सरकार भी निवारक निरोध कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी निवारक निरोध कानून बना सकता है। आइए आज के अगले नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 11 नंबर सवाल है, निम्न में से किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह कार्य करे जिसके लिए वह आबद्ध है। ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी एवं तमाम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए है उत्प्रेषण, ऑप्शन बी है प्रतिषेध, ऑप्शन सी है परमादेश और ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा। देखेंगे कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है तो आंसर हो जाएगा परमादेश, मेंडेमस। देखेंगे परमादेश जो है इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। देखेंगे परमादेश जो है सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी या कार्यपालिका के सदस्यों के लिए जारी किया जाता है। जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उनके खिलाफ मेंडेमस जिसे परमादेश कहते हैं परमादेश जारी करता है। देखेंगे उत्प्रेषण और प्रतिषेध सर्वोच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालय अपने सबऑर्डिनेट को यानी अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। अधिकार परीक्षा, देखेंगे अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस प्राधिकार से, यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो या अर्ध सरकारी जो है कर्मचारी हो उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। जब कोई सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी किसी पद को धारण करते हैं जिसके लिए उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं था, तो उनके खिलाफ जारी किया जाता है। किस प्राधिकार से आपने इस पद को धारण किया जिसके लिए आपके पास योग्यता नहीं था। तो आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रीट को जारी करता है, किस रीट को जारी करता है। ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी है प्रतिषेध, ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा और ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो। देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो कहता है जो उन्हें 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करे जिससे यह निर्णय लिया जा सके जो गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है या नहीं। अगर दोषी है तो उसे कारावास भेज दिया जाएगा, अगर निर्दोष है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। सशरीर उपस्थित करो बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखेंगे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करो। तो देखेंगे 24 घंटे आने और जाने की अवधि को छोड़कर होता है। देखेंगे परमादेश यह कार्यपालिका और सार्वजनिक क्षेत्र के और असार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के विरुद्ध। अधिकार परीक्षा किस प्राधिकार से। प्रतिषेध सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट निम्न देश से अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन डी है जापान और सी है जापान और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जो रीट जारी करता है यह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से प्रभावित है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया। निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है राज्य सरकार को और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। द्वारा निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों को लागू करने। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उसे लागू करवाता है। देखेंगे अनुच्छेद 32, देखेंगे इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और इस अनुच्छेद को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा एवं हृदय कहा था। हृदय, आत्मा एवं हृदय, हार्ट एंड सोल। देखेंगे सवाल पूछा गया है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा था, तो वह आर्टिकल 32 है। तो आइए आज के 15 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 15 नंबर सवाल है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में निम्न में से किसको बोला मौलिक अधिकार नहीं है। देखेंगे ऑप्शन ए है निजता के अधिकार, देखेंगे ऑप्शन बी है आरक्षण को, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता को और ऑप्शन डी है सभी को। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में अपने फैसले में कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। देखेंगे निजता के अधिकार,
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पूटा स्वामी बनाम भारत संघ में कहा कि निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 21 से है। देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। आइए आज के 16 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 16 नंबर सवाल है, तो स्थिति के संबंध में संरक्षण के तहत कौन सा जांच की अनुमति वर्तमान में है? ऑप्शन ए है नारकोटिक्स, ऑप्शन बी है पॉलीग्राफी, ऑप्शन सी है ब्रेन प्रिंटिंग और ऑप्शन डी है डीएनए टेस्ट। तो आप लोग बताएंगे दो स्थिति के संबंध में संरक्षण में कौन से जांच को अनुमति दी गई है? दो स्थिति के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 के तहत किस जांच को अनुमति दी गई है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा डीएनए टेस्ट अर्थात डी। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में कहा कि किसी व्यक्ति के पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स, ब्रेन प्रिंटिंग नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कहा जाता है तो वह व्यक्ति के खुद के विरुद्ध गवाही है और अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बनाएंगे। लेकिन इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मामला महिलाओं के खिलाफ है, अगर मामला राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के संबंधित है, देश की सुरक्षा से संबंधित है, उस स्थिति में पॉलीग्राफी, ब्रेन प्रिंटिंग या नारकोटिक्स टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय 2002 में तो पति पत्नी के बीच झगड़े के मामले में कहा था कि मिसेज एक्स बनाम मिसेज वाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट किया जाएगा, यह संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन नहीं है। इस तरह से वर्तमान में डीएनए टेस्ट जांच को अनुच्छेद 20 अनुमति देता है। तो आइए आज के 17 नंबर सवाल को देखते हैं। आइए 17 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता समाविष्ट है? ऑप्शन ए है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है आचरण की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखेंगे यहां से कूट शुरू होता है, केवल ए, ऑप्शन बी है केवल ए और बी, ऑप्शन सी में है ए बी सी और ऑप्शन डी है सभी। तो देखेंगे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी को मान्यता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता भी है, धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है, धर्म आचरण करने की भी स्वतंत्रता है और धर्म के प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 25 में धर्म परिवर्तन करने की भी स्वतंत्रता है। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन किसी के दबाव में आकर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे धर्म के लाभ लेने के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज के 18 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लड़के और लड़कियों को अपने मनपसंद शादी करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने अहम निर्णय में कहा कि भारत में कोई भी व्यक्ति है उसे अपने जीवन साथी चूज करने का, मनपसंद शादी करने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। देखेंगे अनुच्छेद 16,
लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। आइए आज के 19 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 19 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। ठीक है, तो आप बताएंगे वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन, देखेंगे राष्ट्रपति शासन जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में है, प्रेसिडेंट रूल। और देखेंगे जब देश में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कोई भी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। देखेंगे निलंबित कब होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो संविधान के आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ध्यान में रखेंगे जब देश में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगने पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगने पर कोई भी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 360 के तहत फिनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल लगने पर कोई भी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे अगर देश में सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अगर नेशनल इमरजेंसी की अगर घोषणा की जाती है, सशस्त्र विद्रोह, देखेंगे नेशनल इमरजेंसी 3 तरह से लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अगर लगता है तो आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अर्थात सशस्त्र विद्रोह के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगने पर 19, 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। तो आइए आज के 20वें नंबर सवाल को देखते हैं। आज के मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में हम लोग 20 सवाल का किए, पार्ट 1 में भी 20 सवाल किए, आप लोग उसको भी देख लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 3 में 19 सवाल है। देखेंगे मौलिक अधिकार में हम 3 पार्ट बनाए हैं, एक में 20, सेकंड में 20 और थर्ड में 19 है। तो तीनों पार्ट महत्वपूर्ण है, आपके बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, 17वीं बीपीएससी, एनटीपीसी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपने तो देखें ही, साथ साथ अपने मित्रों को शेयर करें। देखेंगे लास्ट सवाल है, मौलिक अधिकार वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी है 36 से 51 और ऑप्शन डी है 52 से 78। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 12 से 35। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है जो कि 12 से 35 है। 5 से 11 जो कि 5 से 11 में है जो भाग 2 और 5 से 11 इसमें है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। देखेंगे 36 से 51 जो है आपका भाग 4 में है, भाग 4 में है और यह है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और देखेंगे यहां शुरू होता है भाग 5, भाग 5 होता है 52 से जो है 78। इसमें है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। देखेंगे संघ की कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के संबंध में पढ़ना है। तो देखेंगे इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में, आज के सेशन में मौलिक अधिकार के पार्ट 2 को देखें, फिर हम लोग अगले क्लास में पार्ट 3 को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।